हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या होता है। उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, एक होता है उच्चतम, एक उच्चतम होता है और एक होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए, उच्चतम मतलब होता है सबसे सुप्रीम, तो इसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय। इसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। और जो उच्च न्यायालय होते हैं ये होते हैं हाई कोर्ट। ये हर राज्य में एक होता है और ये पूरे देश का एक होता है। ठीक है, तो पूरे देश का एक है उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है, और हर राज्यों में अपने अपने मुख्यालय में उच्च न्यायालय स्थित होते हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी कहाँ, इलाहाबाद में है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है संविधान का रक्षक किसे कहते हैं। तो हमारे जो संविधान है उसका जो प्रमुख रक्षक है वो कौन है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अंतिम व्याख्या कर्ता कौन है, यानी संविधान की व्याख्या करने वाला कौन होता है, तो वो उच्चतम न्यायालय ही होता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत स्वतंत्र है। क्या होता है कि यहाँ पर राज्यों में होते हैं। देखिए, राज्यों में जितने होंगे इनके ऊपर एक बॉडी होगी जो सर्वोच्च न्यायालय कहलाती है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद राज्यों के बाद फिर जिले में होते हैं, जिले के बाद फिर गांव में होते हैं। यानी सब कुछ मिलाकर सब कहाँ पर जाता है, न्याय ऊपर ही जाता है। यानी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप एक एक ही प्रणाली के द्वारा कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर, जो कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। कहता है उच्चतम न्यायालय का उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो 124 के में गठन है उच्चतम न्यायालय का, और 147 तक पूरा प्रावधान दिए गए हैं इनके। 124 पूछता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 124 याद रखिएगा। आगे कहता है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है, तो 124 इंपॉर्टेंट है ये। कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये संसद जो है संख्या घटाती बढ़ाती है। उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो 33+ होते हैं, 33+1 यानी 34 होते हैं। तो क्या होता है, इनको घटा सकती है, बढ़ा सकती है वो कौन, संसद घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, संसद के पास ये अधिकार होता है। कहता है वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 33+1 है, जिसे हम बोल सकते हैं 34, कुल 34 है। एक मुख्य होते हैं जिसे हम सीजीआई बोलते हैं। ठीक है, और 33 अन्य होते हैं। ठीक है, कहता है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली के अतिरिक्त कहीं किसी स्थान का निर्धारण किसकी अनुमति से कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय है दिल्ली में है, तो यहाँ पर ये न्याय सुनाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से भी वो कहीं और पर भी न्याय सुना सकता है। एक बार जम्मू कश्मीर में सुनाया जा चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो कहीं और भी न्याय सुना सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु की अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम कितनी, 65 वर्ष है। यानी जो कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष तक रहता है, 5 65 इनका कार्यकाल बना रहता है। और जो न्यून होते हैं उनका 5 5 62 होता है। ठीक है, आगे कहता है भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरा लाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त किससे परामर्श करता है। तो जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति कर रहा होता है राष्ट्रपति, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। यानी 33 की जो नियुक्ति करता है उनसे उनकी नियुक्ति करने के लिए इस एक से परामर्श लेता है, जो मुख्य होता है सीजेआई। ठीक है, कहता कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 126 में है। कार्यकारी न्यायाधीश ऐसे होते हैं कि जैसे मान ली न्यायाधीश की संख्या कम हो गई या तो वो आए नहीं है, तो उनके लिए राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। कहता है वर्तमान समय में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था होती है, कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीश होते हैं, उनके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति किस अनुच्छेद में। तो तदर्थ न्यायाधीश हम अनुच्छेद 127 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश मतलब ये होते हैं जब कोरम नहीं होता है, जब कोरम पूरा नहीं होता है तो उसके लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को किससे अनुमति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है। तो 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष तक। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है पद से। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर संसद अधिनियम पारित करती है तो। ठीक है,
संसद से कितने बहुमत का प्रस्ताव होने पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटाने का आदेश दे सकता है? तो 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है संसद में प्रस्ताव, तो उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा हटा सकता है। कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 131 में। प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब ये होता है कि उच्चतम न्यायालय के पास कहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उसे तुरंत न्याय देने का या अपने बात सुनने का अधिकार है। जैसे हमारी दो राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, तो उसे तुरंत अधिकार है कि वो वहाँ पर अधिकार अपना दिखा सके कि मुझे ये अधिकार है, मुझे तुरंत सुनने का अधिकार है। ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है? ऐसी अधिकारिता जो किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। भारत संघ तथा एक या अधिक राज्यों के विवाद का निपटारा करने की प्रारंभिक अधिकारिता किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय को है। देखिए जो एग्जाम्पल दिया था अभी वही आ गया ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक अधिकार। कहता है भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय व सर्वोच्च अपीली न्यायालय वो कौन सा है? उच्चतम न्यायालय ही है। दो या दो से अधिक राज्यों के विवादों का निपटारा करने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के पास ही है। उच्चतम न्यायालयों को मूल अधिकार से प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 32 के तहत इनको प्राप्त है। और ये 5 प्रकार की रिट प्राप्त मतलब दायर कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारी किस प्रकार की है? तो समीपवर्ती प्रारंभिक अधिकार है। ये नहीं क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से। कहता है अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कहता है संविधान पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो संविधान की जो पीठ बनाई जाती है उस न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, 5 न्यायाधीश। क्या संवैधानिक मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है? हाँ, अगर कोई संवैधानिक मामला है तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है। कहता है अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वाद को अपने पास अंतरित करके मृत्युदंड के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? जैसे मान ली किसी उच्च न्यायालय से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय में आप अपील करके मृत्युदंड को, अगर सही है तो कोई बात ही नहीं, अगर गलत है तो आप उसे वापस करवा सकते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदायी अधिकारिता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो परामर्श यानी जो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को परामर्श किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श देता है। ठीक है। अनुच्छेद 143 के अधीन कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किस विषय पर परामर्श मांग सकता है? तो विधि या तथ्य के किसी महत्वपूर्ण पर परामर्श मांग सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर किस बात के लिए बाध्य नहीं है? तो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। मांग सकता है, उसका कर्तव्य है, लेकिन लेकिन उच्चतम न्यायालय परामर्श दे इसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किस बात के लिए बाध्य नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ना वो देने के लिए बाध्य है, ना ये मानने के लिए बाध्य है। परामर्श होता ही ऐसा है। कहता है वह कौन सा मामला है जिसमें सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था? तो राम जन्मभूमि, जो बाबरी मस्जिद विवाद था, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था। तो इस वीडियो में उच्चतम न्यायालय संबंधित क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप जो है इनको लिख कर याद करें या फिर किसी प्रकार से याद करें, लेकिन इनको जरूर रिवाइज करते रहें। और जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है यानी मिशन ग्रीन इंडिया है, तो इसमें ज़रूर जुड़ें क्योंकि ये हम सबके लिए लाभकारी है। और जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं या लोग एक्टिव होते हैं तभी कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी मिशन हो, तभी वो सफल होता है। किसी एक व्यक्ति करने से कुछ नहीं होता है। अकेला व्यक्ति जो होता है पहाड़ नहीं झेल पाता है। कहावत बनी हुई है कि अकेला व्यक्ति चना नहीं फोड़ सकता। तो उसी प्रकार से कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा ताकि आप लोगों के माध्यम से ही इस मिशन को सफल बनाया जा सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।